हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा, एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। आपने अब वाटर का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये सारी पिक्चर आ गई होंगी, सिर्फ इस टाइड को छोड़ के ये सारी पिक्चर्स आपके माइंड में आ गई होंगी। तो जल, वाटर बहुत ही प्रीशियस थिंग्स है। अगर आप सोचो तो ना कोई जवाहरात, ना कोई हीरे, ना कोई मोती, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी एक्चुअल लाइफ में। एक्चुअल लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो शुद्ध पानी और शुद्ध हवा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपनी हम पीढ़ी को भी कंटिन्यूसली ये अगर अच्छे से रहे तो हम दे सकते हैं। ठीक है, ये धरोहर है। ठीक है, सो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर ज्योग्राफी का वाटर, की वाटर साइकिल क्या होते हैं, जो पानी हम यूज कर रहे हैं क्या पहले भी कभी था, वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए अब सारे जितने भी हमारे वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उनको हम डिस्क्लोज करते हैं, उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विशेष वही सेम रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और आपको पसंद आती तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाटर। When you think of water, what image come to your mind? कि जब भी अगर पानी का नाम लूं मैं तो आपके माइंड में कौन सी एक पिक्चर आती है? You think of river, आपको रिवर याद आएगी, वाटरफॉल्स याद आएंगे, पीटर पेटल ऑफ रेन ड्रॉप्स की याद आएगी, वाटर इन योर टैप, और सबसे बड़ी बात है बारिश की याद आएगी, बारिश। Children love to float paper boat in rain puddle. By noon the puddles vanish. Where does the water go? अब जब दोपहर निकलती है, जब दोपहर होती है, दोपहर तक जो गड्ढे में जो पानी जमा होता है वो कुछ टाइम बाद वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ जाता है पानी? ठीक है, सो द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है वाटर साइकिल। क्या समझाया जा रहा है? वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे बारिश आती है, कैसे जो पानी है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, सो द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन। कि सन की हीट की वजह से, सन के हीट की वजह से जो हमारा वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एवेपोरेट हो जाता है और बार बार जो चक्र है ये चलता रहता है। पानी जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठंडा हो गया है पानी, और अब सूरज की गर्मी की वजह से ये पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ गया और उड़ता हुआ पानी कहाँ पे गया? बादलों में। ठीक है, ऊपर बादलों में जम गया। फिर उसके बाद किसी चीज से टकरा के या ये भारी बादल होके ये बारिश कर देते हैं। ठीक है, बारिश हो जाती है तो फिर दोबारा से ये चक्र चलता रहता है। सो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, स्नो और स्लीट। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन। अब है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अभी मैंने बताया, यहाँ पे सरफेस पे पानी है, ठीक है, बारिश आई तो यहाँ पे समुद्र में पानी है या नदी में पानी है, और नीचे ग्राउंड वाटर है, जो धरती के नीचे भी पानी होता है ना, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये सरफेस पे है। सरफेस वाटर कौन सा रहेगा? रनो पानी जो लेक्स में है, पोन्ड्स में है, ओशंस में है, रिवर्स में है, वो है सरफेस रन ऑफ वाटर। ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, तो पानी जमा हो गया। अब सूरज की गर्मी से पानी हो रहा है एवापोरेट, इसको कहते हैं एवापोरेशन, कि पानी का कि सूरज की गर्मी में पानी का गर्म होके ऊपर चले जाना, वेपर में बन जाना, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। उसके बाद कंडेंसेशन होता है, इसका पानी का बादलों में जमा हो जाना। कंडेंसेशन क्या होगा? पानी का बादलों में जमा हो जाना। ठीक है, उसके बाद वापस से जो ये भारी बादल बन जाएंगे, थोड़े ग्रीन थोड़े ब्लैक हो जाएंगे, उसके बाद इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अभी बारिश करेंगे क्योंकि पहाड़ों से टकराएंगे और बारिश करेंगे, वापस से जो वो पानी था वो वापस से नदियों में बह के वापस नीचे आ जाएगा, बारिश की वजह से नीचे आ जाएगा। तो ये है साइकिल जिसको हम कह रहे हैं वाटर साइकिल, और ये चलता ही रहता है। और जो हजारों साल पहले हमारे पास पानी था वो आज भी यही है, क्योंकि ये साइकिल तो ऐसे ही चल रहा है। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज वाटर साइकिल। The water from the oceans and surface of the earth evaporate and rise up in the air. It cool and condenses to form cloud.
condensation, forming cloud, and then fall back to the earth as a rain, snow or hail. This circulation of water between the ocean and land is called water cycle. हाँ, अब समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे वाटर साइकिल क्या होता है या उसका फिगर ड्रॉ करो तो आप ये कर दीजिएगा, बहुत ही इजी है. Atmosphere and land is known as the water cycle. अब our earth is like a terrarium. terrarium क्या होता है? terrarium, इसको हम terrarium कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे? terrarium कहेंगे कि एक छोटा घर पौधे रखने का, जब हम पौधे जो ग्रीन हाउस बना लेते हैं ना, छोटा सा पौधा रखने का घर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं terrarium. So हमारा अर्थ भी एज अ टेरियम है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, कि जो सालों पहले, शताब्दी पहले जो पानी था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. कि शायद अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द वाटर यूज्ड टू irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago. कि शायद जो हरियाणा में आज हम पानी दे रहे हैं फसलों को, जो सिंचाई में पानी यूज हो रहा है, वो शायद सालों पहले वो पानी कभी अमेज़न नदी में बहता हो, क्योंकि वाटर साइकिल है, कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसे ही चलता रहता है. The major sources of fresh water are the river, pond, spring, glacier. आपको पता है जितना पानी इंपॉर्टेंट है, अपनी धरती का 3/4 जो एरिया है वो पानी से सराउंडेड है, बट पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है. और वो पानी कहाँ पाया जाता है? वो पानी है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में और ग्लेशियर में. स्प्रिंग्स झरने, जलधाराएं. द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सोल्टी वाटर. और जितने भी हमारे पास ओशियन है, सीज है, उनमें तो भाई सोल्टी वाटर है. The water of the ocean is salty or saline as it contain large amount of dissolved salt. अब हमारे जितने भी, अब देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिखाई दिया, साउथ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशियन है, यहाँ पे फिर से पैसिफिक ओशन है. ठीक है, चारों तरफ से हमारी जो धरती है किससे घिरी हुई है? पानी से. बट बच्चा ये सारा पानी सोल्टी है, सलाइन है. ठीक है, और इसमें क्या है? इस जो सोल्ट है ये है सोडियम क्लोराइड, और हमारा कॉमन टेबल सोल्ट है जो हम खाते हैं ना, तो इसमें जो सोडियम की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड जो नमकीन इसको खारा बनाता है, वो ज्यादा है. ये पीने वाला पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है ये समुद्रों का पानी. तो जो पीने लायक पानी है वो तो सिर्फ पॉन्ड्स में, लेक्स में ही है. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, हम एक बार इसको भी नजर डाल लेते हैं. यहाँ आपने देखा अपना इंडिया है, बीच में है, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में है. यहाँ इंडियन ओशियन है. ठीक है, हम इंडियन ओशियन में, या इंडियन ओशियन है. ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग नदी, डार्लिंग लेक. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. ऑरेंज रिवर, ठीक है, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर, ये अफ्रीका में है. नील नदी, ये अफ्रीका में है. अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है. अभी अमेज़न का नाम आया था, कहाँ है? साउथ अमेरिका में है. कैस्पियन सी. ठीक है, अब अपने इंडिया में देखो ब्रह्मपुत्र, गंगा. एक बार इसको ध्यान से, जो मैप होते हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए. कई बार इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अमेज़न रिवर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ है, कैरेबियन सी कहाँ है, ऑरेंज रिवर कहाँ पे है, कॉन्गो रिवर कहाँ पे है, लेक विक्टोरिया कहाँ पे है. तो यहाँ देखो लेक विक्टोरिया फेमस है, अफ्रीका में है. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो कैसे कैसे है. तो हमें पता है कि हमारी धरती पे जो 3/4 जो पानी है, 3/4 भाग पे पानी है. सो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ वाटर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? कि इतना पानी होने के बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रही है. वहां पे पानी की स्कैर्सिटी है. स्कैर्सिटी मतलब कमी है. क्यों है? क्योंकि भाई 97.3% जो पानी है वो सलाइन है. अगर हम 100 का एक आंकड़ा लेते हैं, 100 को एक मानते हैं कि ये इकाई है, तो उसमें से 97.3 वाटर ओशियन का है, और ओशियन का पानी सलाइन है. और फ्रेश वाटर देखो, फ्रेश वाटर कैसे कैसे प्रेजेंट है? रिवर्स में है, एटमॉस्फेयर में है, इनलैंड सीज में है, फ्रेश वाटर लेक है, ग्राउंड वाटर है, आइस कैप्स है. उनमें तो भाई 0.2, 0.668, 0.009, 0.009, 0.0019, 0.0001 इतना सा पानी है. सिर्फ फ्रेश वाटर ये है. इसलिए कहते हैं सेव वाटर सेव अर्थ.
कि वो सेलाइन वाटर है, उसकी अभी प्रोग्रेस चल रहा है कि कुछ कैसे उस सेलाइन वाटर को हम एज अ फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को जब वो होगा उससे पहले जो हमारे पास फ्रेश वाटर उसको बचा लें, उसको खराब ना करें, ठीक है। इसलिए सरकार बार बार कुछ ना कुछ नई स्कीम लेके आती है कि आप कोई नया बच्चों से पूछे, कोई नया आप एग्जाम्पल बताओ, कोई नई इनोवेशन बताओ कि कैसे हम फ्रेश वाटर को फ्रेश रख सकते हैं या कैसे उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वाटर प्रीशियस है, कुछ भी प्रीशियस नहीं है, वाटर प्रीशियस है। तो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन यही है, 97.3% सैलाइन वाटर है और सिर्फ इतना सा जो पानी है वो पीने के लिए है। 100 में से सिर्फ 3% पानी है जो पीने के लिए है, अदरवाइज 97.3 पानी सलाइन है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अभी कुछ एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है तो आप ये देख लीजिएगा, पर एक्चुअल में ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कि पानी भाई जीने के लिए बहुत जरूरी है, इट इज एसेंशियल, मस्ट है ये। वाटर अलोन कैन बी क्विंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। सिर्फ पानी ही है, प्यास लगेगी तो पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है, कोई और चीज आपकी प्यास को नहीं बुझा सकती। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स? क्या आप सोचते हैं कि आप एक प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं? सो व्हेन वी यूज वाटर बी केयरफुल, कि जब भी आप पानी का यूज करो ना तो आप केयरफुल रहे, जितना यूज करने का है उतना यूज करें, अदरवाइज ना करें। अब ये एक आपके लिए ग्राफ है कि इतना बड़ा हमारे अर्थ में इतना सोल्ट वाटर है और इतना जो पानी है वो ग्लेशियर में लोकड है। इतना पानी ग्लेशियर में लोकड है, ग्लेशियर तो बर्फ का पहाड़ है बड़े बड़े, वहां पे पानी ट्रैप है। अब यहाँ ये ग्राउंड वाटर है और ये सिर्फ इतना फ्रेश वाटर है 2.5%। ओशियन सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया सा है ये वाला जो पैराग्राफ है, आप पढ़ेंगे आपको सी के बारे में जानने में, ओशन के बारे में जानने में काफी इंटरेस्ट पैदा होगा। तो पहली बात है कि हम 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। क्या आपको पता है क्यों मनाते हैं? ये इतने सारे वर्ल्ड डे, इतने सारे डेज हैं, वो क्यों मनाते हैं भाई? उस दिन हम एक दिन गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि इस दिन तो भाई बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा या और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप पानी को वेस्ट ना करें, कंजर्व करें, डिफरेंट वे निकालें कि आप कैसे पानी को बचा सकते हैं। तो याद रखिएगा 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। There is something magical about walking bare feet on the seashore. आप में से कितने लोगों को पसंद है कि आप बीच पे घूमने जाएंगे? क्योंकि बीच पे घूमने जाना सिर्फ एक घूमना नहीं होता, वहां पीस मिलती है, जो कूल ब्रीज होती है, सी बर्ड्स होते हैं, स्मेल ऑफ सोल्टी वाटर, एयर, म्यूजिक ऑफ द वेव्स, ये हमें क्या करती है? फैसिनेटिंग करती है, बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, की जो वाटर है पॉन्ड और लेक का वो कभी कभी शांति भी हो जाता है, कि चल रहा है पर कभी कभी शांति भी हो जाता है। बट ओशियन की एक टेंडेंसी है कि ओशियन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता। अगर शांत भी देख रहे हो तो वहां आप वेव्स को जरूर नोटिस करोगे। So the movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. अब हमारी जो ओशियन है, जो हमारा ओशियन है, उसमें भी 3 प्रकार की मूवमेंट हो रही है। वो मूवमेंट है एज अ वेव्स, जो हल्की होती है, हवा की वजह से होती है। टाइड, ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट, धाराएं, गर्म धारा या ठंडी धाराएं, आप आगे बढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ एक पैसिफिक ओशन का एक बहुत अच्छा सा फिगर है। तो हमने देखा कि 3 तरह की मूवमेंट होती है ओशन में, वेव्स के रूप में, टाइड्स के रूप में और करंट्स के रूप में। अब आगे हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, वेव्स क्या होती है, टाइड्स क्या होती है, करंट्स क्या होता है। वेव्स, एक्चुअली वेव्स फॉर्म ही किसकी वजह से होती है? विंड्स की वजह से होती है, हवाओं की वजह से होती है, कि जितनी तेज हवा चलेगी उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी वेव हो जाएगी। सो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स क्रैक अक्रॉस द ओशियन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो, द बिगर द वेव बिकम, कि जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज वाली बड़ी लहर होगी। When you are playing throw ball on the beach and the ball fall into the water, जब आप कभी बॉल से खेल रहे हो बीच पे और आपकी सडनली आपकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाए, समुद्र में गिर जाए, तो आप देखोगे जो हवा, जो समुद्र की लहरें ना, कभी उस बॉल को इधर लेके आएंगे अपने साथ, कभी वापस लेके जाएगी। तो ये आना जाना जो आप ये देख रहे हो, इसको कहते हैं वेव्स। ये इतनी खतरनाक नहीं है, छोटी वेव्स है, पानी के हवा की वजह से है। सो व्हेन द
water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called waves. कि जो पानी, जो हवा की वजह से पानी लगातार उठता है गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. सुनामी, सुनामी एक जापानीज वर्ड है. हैबर वेव्स होती हैं, भयंकर विनाशकारी, ये जो लहरें हैं बहुत ही विनाश लाती हैं ये सुनामी. अब हमें पता है कि 2004 में 2004 में अपने इंडिया में अंडमान निकोबार के वहां पे सुनामी आई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ. तो अब सबसे बात है सुनामी होता क्या है, कैसे आती है? तो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स. जब समुद्र में तूफान आते हैं ना, तो जो वेव्स होती है वो बहुत हाई स्पीड से ब्लो होने लग जाती है. ठीक है, डिस्ट्रक्शन वाला फेज आ जाता है, ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन करती है. वहां के आसपास के जो एरिया को बिल्कुल पानी में भर देती है, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देती है. तो ये स्टॉर्म है. अब सुनामी का रीजन बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से, जब भी कोई अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, या कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, या कोई लैंडस्लाइड हुआ है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो धरती का नीचे का हिस्सा है वो स्लाइड हो जाता है. अब धरती अगर स्लाइड हुई है तो जो ओशियन है वो भी तो स्लाइड होगा. बहुत सारा जो अमाउंट ऑफ सी ओशियन है वो भी वाटर वो स्लाइड हो जाता है. तो इस वजह से आती है भाई बहुत बड़ी बड़ी लहरें, जिनको कहते हैं सुनामी. और कहा जाता है कि 15 मीटर की तो बहुत बड़ी होती है, बहुत ऊंची सुनामी होती है. बट जो मेजर की गई ना लार्ज सुनामी, वो थी 150 मीटर. तो अब हमने यही देखा कि द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. कि 2004 में जो सुनामी आई उसने अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है उसको सबमर्ज कर दिया बिल्कुल पानी में. ठीक है, सुनामी आई थी. ऐसा कहते हैं कि जो अंडमान जो हमारा पैसिफिक ओशन है वहां पे सुनामी ज्यादा आती है, वहां पे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉम आते हैं इन कंपैरिजन टू हिंद महासागर. बट अब क्या हुआ 2004 में जो हिंद महासागर है वहां पे भी जो ये वाला था, ये सुनामी आ गई. अब ये सुनामी के बारे में है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, और उससे पहले अर्थक्वेक आया था सुमात्रा में. ठीक है, सुमात्रा में आया था 9.0 रेक्टर स्केल का, कि अर्थक्वेक को नापने का एक तरीका है रेक्टर स्केल जिसको बोलते हैं. 9.0 रेक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आया था. ठीक है, और जो बर्मा प्लेट था, एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, जिससे बहुत विनाशकारी अर्थक्वेक आता है. और 10 से 20 मीटर लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो ओशन है उसकी जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो चलने लग जाती हैं और सुनामी आ जाती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है. तो ये ऐसा ही है. और यहाँ पे आप ये पढ़ सकते कि इतना विनाश, 10,000 लोग भाई इससे इफेक्ट हुए, बहुत सारे घर, जितना भी कुछ था सब खत्म हो गया. और जो इंडिया में जो इसका इफेक्ट हुआ, वर्स्ट इफेक्ट हुआ, वो हुआ कोस्टल एरियाज के पास जो रहते हैं, जो जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है. तो ये सारी जो जगह थी वो इस सुनामी से, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ हो जाए, जब छोटी सी लहर से डर जाते तो सुनामी आई तो लोग कितना डर गए होंगे. तो ये आपके लिए है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, बिकॉज अब तो आप बड़े हो रहे हैं. सो व्हाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, की अर्थक्वेक आ रहा है तो आप उसको जल्दी से प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते. बट क्या होता है कि जब सुनामी आ रही होती है ना, तो आप 3 से 4 घंटे पहले हमको नोटिस मिल जाता है कि सुनामी आने की संभावनाएं हैं. ठीक है, पैसिफिक ओशन में तो है ये चीज कि हाँ संभावनाएं होती है, तो बता दे जाना 3-4 घंटे पहले कि भाई आप यहाँ से खाली कर दो. बट इंडियन ओशन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि सुनामी वहां रेयर आती है, तो ऐसा कुछ वहां पे ऐसा प्रबंध भी नहीं था कि पता चले कि सुनामी आने वाली है. वैसे सुनामी के बारे में है. ठीक है, अब टाइड्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइड्स. दूसरा प्रकार है मूवमेंट का ओशन का. अब देख रहे हो चंद्रमा, सूरज, ये सी, पानी. ठीक है, तो पानी का ज्यादा इधर आना शोर के पास और ज्यादा पीछे चले जाना, इसको टाइड कहते हैं. जितना ज्यादा ये आगे आ रहा है वो है हाईएस्ट लेवल का, हाई टाइड है. जितना ये शोर से पीछे चला जाएगा उसको कहेंगे लो लेवल ऑफ टाइड. टाइड एक्चुअल में पानी का ऊपर उठना नीचे उठना टाइड कहलाता है. सो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड, कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लगातार ऊपर उठना लगातार नीचे गिरना, मतलब शोर के पास ज्यादा आना, फिर शोर से शोर मतलब किनारा, उसे पीछे चले जाना, इसको कहते हैं टाइड. ठीक है, जितना ज्यादा ये शोर को कवर कर लेगा वो हाईएस्ट लेवल का होगा, जितना पानी पीछे चला जाएगा किनारे से तो वो लो लेवल का होगा. अब होता कैसे है ये, आपने देखा सन है, अर्थ है, मून है.
अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं ये पढ़ती जाऊं आप इस पे देखती जाएगा। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूरज और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से धरती पे आते हैं भाई टाइड, ज्वार भाटे बोलेंगे इसको हिंदी में। तो किस वजह से हुआ? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका? सन का और मून का, वो लगता है धरती पे और उससे आते हैं, क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ पे लगता है तो आते हैं टाइड। The water in of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force causes high tide, कि जब धरती के पास मून होता है, जब धरती के पास बिल्कुल मून होता है, या जब सन और अर्थ के बीच में मून होता है, तब ये हाई टाइड्स आते हैं। और जब इन दोनों के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या हो जाता है? लो जो टाइड्स आते हैं। सो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे, जब भी फुल मून और न्यू मून डे होता है, द सन, द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन, कि ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। या तो ऐसे बनती है फिगर या ऐसे बनती है। तो देखो ऐसे जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो एक लाइन में होते हैं तीनों, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, तो उस टाइम हाई टाइड्स आते हैं जब भी एक लाइन में होते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द इट्स फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड। अब इसमें आ रहे हैं लो टाइड, जब ऐसे होगा डायगोनल होगा तो लो टाइड है, ठीक है, और जब ये एक लाइन में तो हाई टाइड है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। अब देखो इनका भी फायदा है, जब लो टाइड है उसका भी फायदा है, और जो जब हाईएस्ट टाइड आते हैं मतलब ज्वार भाटे आते हैं उसका भी अपना फायदा है। क्या फायदा है? तो देखो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन में, मतलब जब नाव चलती है ना तो उसके नेविगेशन में हेल्प करता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, अब ये वहां से जो समुद्र का तट है वहां पे जो पानी है उसको उठा देता है। एंड दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, और शिप को चलने में इजी हो जाता है, जितना ज्यादा वो लहरें उठती हैं उड़ता है तो वो शिप को और आगे चलने में हेल्प करता है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और जो हाई टाइड होता है वो फिशिंग में भी हेल्प करता है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर, अब जब हाई टाइड आता है, जब पानी बहुत ज्यादा किनारे पे आए तो अपने साथ मछलियां भी लेके आ जाता है। अब मछलियां साथ में आती है तो नौका चालने में आसान हो जाता है, जो मछली पकड़ना उसमें आसान हो जाता है, ठीक है। This enable fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity. Electricity को भी generate करने में help होता है। तो हमने देखा हाई टाइड्स के क्या क्या फायदे हुए। It help in navigation, help the ship to arrive at the harbor more easily. High tides also help in fishing. Many more fishes come closer to the shore during the high tide, and this enable fishermen get to the plentiful catch. The rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity in some places, ठीक है। अब बात आती है लास्ट, ओशियन करंट, महासागर धाराएं। महासागरीय धाराएं, जो सागर है ओशियन है उनकी जो धाराएं होती है, कुछ जो हॉट फ्लो होता है, हॉट स्ट्रीम फ्लो होता है, और कुछ जो ठंडी होती है, कोल्ड होता है। सो अदर करंट आर streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction। अब जो ये करंट होता है ना, ये कुछ धाराएं नियमित रूप से बहती रहती है, मतलब कंटिन्यूसली बहती रहती है धाराएं एक डायरेक्शन में। सो द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, और जो ओशन वेव्स हैं, ये जो धाराएं हैं, ये गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो वार्म ओशन वेव होती हैं, जो करंट्स होता है, वो कहाँ पे जनरेट होती हैं? वो इक्वेटर के पास होती है, एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ जाती हैं ये, मतलब इक्वेटर से ये पैदा हुई और कहां पे जाती है? पोल्स की तरफ जाती है। जो हमारी गर्म धाराएं हैं यहाँ से जनरेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी और ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएंगी, ठीक है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। अब जो ठंडी है वो ऊपर पोल साइड से स्टार्ट होंगी और नीचे आएंगी, ठीक है। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड। अब यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, जो लैब्राडोर की ओशन करंट है वो कोल्ड करंट है,
और जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। आप ये याद करने के लिए आपके जो कोल्ड करंट है वो है लैब्राडोर ओशियन और गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर condition of the area. Warm current bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold current meet provide the best fishing provide of ground for the वर्ल्ड। अब देखो जहां पे गर्म धाराएं हो जाएंगी, जहां पे गर्म करंट हो जाएगा, वार्म करंट हो जाएगा, तो वहां का जो टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। जहां ठंडी करंट बह रही है वहां पे जो कोल्ड करंट है वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जहां ये वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलता है, जहां पे ये आपस में मिल रही होंगी, वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया होगा। Seas around Japan and eastern coast of North America are such example। और जो जापान और ईस्ट कोस्ट का जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, वो उसका अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे गर्म धाराएं भी और ठंडी धाराएं आपस में मिल रही है। ठीक है, the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather making it difficult for navigation। पर यहाँ नेविगेशन करना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे फोग जम जाता है, धुंध जैसा मौसम हो जाता है, जहाँ पे नेविगेशन करना, जहाँ पे शिप को चलाना या बोट को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो देखो ये करंट है, 2 टाइप के करंट है, एक है कोल्ड, एक तो कोल्ड है और एक वार्म है। ठीक है, जो वार्म है वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स के साइड जाते हैं। ठीक है, जो कोल्ड है वो पोल से जनरेट होके, पोल से यहाँ पे है, सॉरी, पोल से जनरेट होते हैं और यहाँ पे द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड से कहाँ जाएंगे, लोअर लैटिट्यूड पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोल्ड करंट ब्लू पेन से है और वार्म करंट हमारा रेड पेन से। तो आप देख लो जहां जहां ये धाराएं बह रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आता है हमारे साथ पढ़ना तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।